अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरलिज्म अंडर 18th अमेंडमेंट ये टॉपिक है हमारा। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है फेडरलिज्म है उसको फ़रोग़ मिला है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। तो हमें 18th अमेंडमेंट के बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस को जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत आखिर 18th अमेंडमेंट की हमें क्यों पड़ी। तो अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है करंटली पाकिस्तान के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन फोर्स है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू डिफरेंट इंसिडेंट्स जो है ये लेटर एंड स्पिरिट के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो उसकी मतलब एग्जांपल्स भी हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइम्स में इसको सस्पेंड किया गया, एब्रोगेट किया गया और इसके नुकसानात क्या हुए। फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स आए जिन्होंने सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लिया। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम 18th अमेंडमेंट को ले सकते हैं। 18th अमेंडमेंट जो था वो जनरल ज़िया-उल हक लेके आया। उसने सारी की सारी पावर को कंसोलिडेट कर लिया, जिससे ये हुआ कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई और सारी की सारी पावर जो थी एक जो सेंटर के पास आ गई या एक इंडिविजुअल में जो है कंसोलिडेट हो गई, जिसके बहुत मल्टीपल जो है सेटबैक्स हुए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो उसकी एवोल्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। इसी तरीके से जो है 17th अमेंडमेंट जो ज़िया-उल हक लेके आया, 17th अमेंडमेंट जो मुशर्रफ लेके आया। अब इन दोनों, जब ज़िया आया तो उसने जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। जब मुशर्रफ आया 17th अमेंडमेंट लेके, तो उसने जो है उस वक़्त जब मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया हुआ था या इन्फोर्स किया हुआ था, तो उसने जो है नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो मतलब एक जो एवोल्यूशन हो रही थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, उनको हैम्पर किया, उन्हें रोका इन मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट टाइम्स में। तो इसकी वजह ये थी कि 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके अंदर जो आर्टिकल्स थे या वो जो आइन था वो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा शिफ्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन जो है वाक़यात ने या इन अमेंडमेंट्स ने जो जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको एक क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है तब्दील कर दिया। इससे ये हुआ कि जो प्रोविंसेस थे उनके पास जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो उनसे महरूम हो गए। मतलब ये कि एक सूबा है उसके कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनसे इन अमेंडमेंट्स या इन जो है इंडिविजुअल्स की वजह से जो है वो अपने उन राइट से महरूम हो गए। लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, जब एक पावर जो है माइट इज़ राइट हो गया तो लॉलेसनेस क्रिएट हो गई। मतलब ये हुआ कि जो रूल ऑफ लॉ था वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। इसके अलावा मिसट्रस्ट इन जुडिशरी क्रिएट होगी कि लाइक हर इंडिविजुअल ने या हर उस मार्शल लॉ डिक्टेटर ने जुडिशरी को अपने जो है मफादात के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि ज़िया-उल हक के बारे में कहा जाता है कि उसने जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है जो जुडिशरी है उसको मैनिपुलेट करके उसको फांसी दिलवाई। इसी तरीके से मुशर्रफ या बाकी जो लोग हैं या डिक्टेटर्स हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था जुडिशरी के ऊपर। इससे क्या क्रिएट हो रहा था, मिसट्रस्ट इन जुडिशरी क्रिएट हो गया। और कंसेंसस बेस्ड लेजिस्लेशन टू मेंटेन अ पावर ऑफ बैलेंस, जो कंसेंसस थी वो एक तरह की ख़त्म हो गई। एक बंदा जो है वो सारे के सारे मामलात को जो है देख रहा होता था एक डिफरेंट टाइम्स में, जब इसको एब्रोगेट किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन को या सस्पेंड किया जाता। फिर जब 18th अमेंडमेंट आई, 18th अमेंडमेंट एक जो है एक मेगा पैकेज था जिसने जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको रिनोवेट कर दिया। इससे जो है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको जो एक लाइफलाइन मिली। इसमें तकरीबन जो है इसको पास करने वाले जो मेंबर्स थे 342, जो टोटल मेंबर्स थे उसमें से 292 मेंबर्स ने इसके हक में जो है वोट दिया। जब ये अमेंडमेंट लाई गई अप्रैल 2010 के अंदर, जो जरदारी के दौर में लाई गई, तो उस वक्त जो है 292 जो लोगों ने इसके हक में, अपोजिशन के लोगों ने भी इसके हक में वोट दिया और जो हुकूमती जो है अरकान है उन्होंने भी इसके हक में दिया। इसके अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 102 आर्टिकल्स जो हैं उसको चेंज किया गया। टोटल आर्टिकल्स अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के देखें तो 280 हैं। इसका मतलब है कि 1/3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है या 36% जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस अमेंडमेंट के ज़रिए से चेंज कर देगा। इसका मतलब ये है कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आता है 2010 के अंदर। तो 18th अमेंडमेंट के जो है अब हम देखते हैं कि इसने कौन-कौन सी चेंजेस वो लेके आया कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको चैलेंजेस क्या हैं और आगे वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट के आने के बाद जो है कौन कौन सी जो है चेंजेस जो हैं वो आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और जो चेंजेस आई हैं इनका जो है फेडरलिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट है या फेडरलिज्म को ये किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अब हम बात करते हैं चेंजेस के ऊपर। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, अब 18th अमेंडमेंट के आने के बाद जो प्रेसिडेंशियल पावर थी वो बहुत मिनिमम हो गई। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो पहले 58(2) भी जिसके पास हुआ करता था, जब वो चाहता था वो असम्बली को डिसॉल्व कर देता था। बट आफ्टर द 18th अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट हैज़ लिमिटेड पावर, सेरेमोनियल पावर, वो टाइटलर हेड है। मतलब एक टाइटल तो उसके पास है प्रेसिडेंट का, लेकिन जो है वो टूथलेस है, उसके पास पावर्स नहीं है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो चेंज कर सके या कोई भी जो है मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑर्डर्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करवा सके या कोई भी चेंजेस ला सके मुल्क के मामलात के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले 18th अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, 58(2) हुआ करता था, जिसके नुकसानात हमने पहले भी बात की, किस तरह से एक डिक्टेटर आता था और पूरी चलती हुई हुकूमत को जो है गिरा के चला जाता था। उसमें हमने अयूब खान, ज़ियाउल हक जो है, इसके अलावा मुशर्रफ की एग्जाम्पल्स दी। तो ये वाला जो मामला था वो चेंज हो गया। अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो है वाज बार्ड फ्रॉम यूनिलैटरल पावर ऑफ डिक्लेयरिंग एमरजेंसी इन अ प्रोविंस। अब प्रेसिडेंट के पास जो ये पावर थी पहले कि वो यूनिलैटरली जब उसका दिल चाहता था वो एमरजेंसी को जो है वो इन्फोर्स कर देता था या एमरजेंसी को डिक्लेयर कर देता था। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट that power was taken away from the president. Next point is president can no longer unilaterally appoint council of economic जो इसके जो है CEC के जो मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो कमीशन है उसको आर्टिकल 213 के अंडर ऑपरेट कर रहा है। अब वो उस तरह अपॉइंट नहीं कर सकता। मतलब जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसको जो है हुकूमती जो जमात है वो भी बैठती है और अपोजिशन जो पार्टी है वो भी बैठते हैं और दोनों मिलजुल के जो है उनकी सिलेक्शन करते हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 213। जो वीटो पावर थी प्रेसिडेंट की वो ख़त्म होगी। If President return the bill to Parliament with or without amendment, it would consider the bill in joint setting, and if passed, it will be sent to the President, who has to sign within 10 days. अब ये है कि President के पास अगर कोई बिल जाता है तो उसने अल्टीमेटली साइन करना होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको रिफ्यूज़ कर दे, परमानेंटली रिफ्यूज़ कर दे। तो ऐसा ये पावर भी उससे ले ली गई। उसको 10 दिनों के अंदर अंदर उस बिल को साइन करना होता है। फेलियर टू डू सो विल बी डिक्लेयर टू हैव बीन साइंड। अगर वो नहीं साइन कर रहा तो अल्टीमेटली जो है वो बिल जो है वो पास हो जाता है या उसको पास समझा जाता है अगर इवन को साइन नहीं भी करता। दीज चेंजेस कन्वर्टेड पावरफुल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टू अ मेरली सेरेमोनियल फिगर हेड अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म। अब इसकी खूबसूरत बात ये थी कि इसने जो है प्रेसिडेंशियल जो हेड था या जो प्रेसिडेंट था उसको एक जो है टूथलेस जो है एक मेंबर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये है कि उससे जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी या जो एक पावर का उसको मंबा समझा जाता था, जिससे वो जो है जब चाहे किसी भी असम्बली को डिसॉल्व कर सकता था, उससे पावर ले ली गई। अब वो टाइटलर हेड था अंडर द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म। इसके अलावा जो है प्रोवेंशनल इश्यूज़ एंड फेडरेशन के ऊपर हम बात करते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल चेंजेस हुई हैं, इनके ऊपर भी आप फर्दर डिटेल आप खुद स्टडी कर सकते हैं। जो है मेरा मकसद आप लोगों तक जो है ये कन्वे करना है कि आपको 18th अमेंडमेंट के बारे में जो है इसके मेन पॉइंट्स के बारे में आइडिया हो जाए और उसको समझने में आपके लिए आसानी हो। अब प्रोवेंशनल इश्यूज़ एंड फेडरेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो एमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोवेंशनल असेंबलीज और बोथ फेडरल हाउसेस। अगर एमरजेंसी इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल नंबर 232 कि दोनों जो रिस्पेक्टिव प्रोवेंशनल असेंबलीज़ हैं मतलब वो बैठें और फेडरल हाउस भी बैठे हैं, प्रोवेंशनल हाउस भी बैठे हैं, वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हाँ एमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, तो तब एमरजेंसी को नाफिज किया जा सकता है। अदरवाइज एमरजेंसी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इसके अलावा प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट गवर्नर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट खुद जिसको चाहे गवर्नर जो है उसको अपॉइंट कर ले। नाउ आफ्टर द 18th अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल नंबर 101 जो प्रेसिडेंट है वुड अपॉइंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि वो गवर्नर को प्राइम मिनिस्टर की जो है एडवाइस
इसके ऊपर जो है वो उसको अपॉइंट करेगा। इसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करें, वाज प्रोसीजरली मैंडेटेड टू बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड मीटिंग आफ्टर 90 डेज अंडर द आर्टिकल नंबर 154 सब सेक्शन नंबर 3। अब इसके बाद ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट के बाद एक इदारा बनाया गया जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसके अंदर कौन होता है? इसका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अंदर 4 जो है होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और इसके अलावा जो है जो प्राइम मिनिस्टर ने 3 जो है लोगों को मुंतखब किया होता है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये 8 लोग होते हैं, और इसका इजलास एवरी 90 डेज होना ज़रूरी होता है अंडर द आर्टिकल नंबर 154 सब सेक्शन नंबर 3। इसका मकसद क्या होता है कि अगर प्रोविंशनल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई मामला जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहे, तो वो कलेक्टिवली बैठ के उनको डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड हैव द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ अ प्रोविंस मस्ट बी अप्रूव बाय द प्रोविंशनल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी आ रही है जिसमें जो है कुछ बाउंड्रीज़ को चेंज किया जा रहा है, मतलब इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग बाउंड्रीज, उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल असेंबली है वो भी उसको अप्रूव करे। जो है फेडरल गवर्नमेंट है उसे यूनिलैटरली जो है उसको चेंज नहीं कर सकती, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी नहीं ला सकती जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज को चेंज किया जाए किसी प्रोविंस की। तो ये भी एक जो है बात हमें सामने नज़र आती है। अब मज़ीद अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं। पहले एक कंकरेंट लिस्ट हुआ करती थी, 3 तरह की लिस्ट हुआ करती थी। एक को कहते थे फेडरल लिस्ट, दूसरे को प्रोविंशनल लिस्ट, और तीसरी को कंकरेंट लिस्ट। अब जो कंकरेंट लिस्ट थी आफ्टर द 18th अमेंडमेंट इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो है इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स थे वो भी अबॉलिश कर दिए गए, और मतलब उन सब्जेक्ट्स को अबॉलिश करने का मतलब ये कि उनको डेलीगेट कर दिया गया टूवर्ड्स द प्रोविंसेस। अब वो जो पावर है वो एक्सरसाइज कौन करेगा? सूबा एक्सरसाइज करेगा। ओनली 1 लिस्ट रिमेन्स। अब सिर्फ तीनों लिस्ट की बजाय एक लिस्ट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो हम करंटली सिचुएशन देखें उसके मुताबिक तो एक फेडरल लिस्ट है और इसके अंदर एक रेजिड्यूरी पावर है। अब जो उस लिस्ट में ये होता है कि जो रेजिड्यूरी पावर है वो किसके पास, वो भी अब किसके पास है? प्रोविंसेस के पास है। प्रोविंशनल असेंबलीज कुड लेजिस्लेट ऑन वास्ट सब्जेक्ट्स। अब जो प्रोविंशनल ऑटोनॉमी काफ़ी हद तक जो है वो हर सूबे को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है प्रोविंशनल ऑटोनॉमी है या प्रोविंस जो है वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है? तो उसमें अगर हम देखें तो क्रिमिनल लॉ देखें तो क्रिमिनल लॉ, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, मैरिजेज हैं, लेबर लॉज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, ये तमाम के तमाम मामला जो हैं अब किसने देखने होते हैं? प्रोविंसेस ने देखने होते हैं या प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने देखने होते हैं। ये पावर जो है अब फेडरल गवर्नमेंट से ली जा चुकी है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद एक जो काम और हुआ वो NWFP का जो नाम है वो चेंज करके, नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस था उसका नाम चेंज करके उसको KP के अंदर चेंज कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चेंज कर दिया गया। मजीद इसके अंदर कुछ स्पेलिंग्स थे उनको चेंज किया गया, जो ग्रीवेंसेस थी वहाँ के लोगों की कि उनके जो सूबा है उसका नाम ही करेक्ट नहीं है। जैसे कि बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान का नाम जो है BALUCHISTAN से, मतलब उसको चेंज करके बलूचिस्तान BALO से चेंज कर दिया गया, यू को O से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब जो स्पेलिंग एरर्स हैं उनको भी करेक्ट किया गया इस आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। दिस सेट प्रेसिडेंट टू सेटल एथनो लिंग्विस्टिक इशूज इन कंट्री थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इससे ये हुआ कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट काफ़ी हद तक जो एथनो फेडरल प्रॉब्लम्स थे या एथनो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स थे काफ़ी हद तक एड्रेस हुए। पहले प्रॉब्लम ये हुआ करता था NFC से पहले जो है उससे ये उस अवार्ड से पहले ये हुआ करता था कि सारे के सारे जो मतलब बजट होता था या जो मामलात होते थे इनकम के, वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये जो है हर सूबा अपने उसको हिस्सा मिल जाता है और वो उसके पास इतना इख्तियार होता है कि वो अपने हिस्से के जो पैसे हैं उनको कहाँ पे इस्तेमाल करता है और कैसे करता है। तो अब कोई जो है सूबा इस जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ब्लेम नहीं कर सकता कि उसके जो है उसको उसके राइट से महरूम रखा गया है। ऑल्दो कुछ मसाइल हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के अंदर हैं कि वो पॉपुलेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि जिस सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी बजट भी उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन काफ़ी हद तक जो है उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। अब नेशनल फाइनेंस कमीशन एक बनाया जाता है, मैकेनिज्म फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द आर्टिकल नंबर 160। एक जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया जिसका मकसद क्या था कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना था
बिटवीन द प्रोवेंसेस एंड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोवेंसेस। वर्टिकली वो क्या करता था, सेंटर टू प्रोवेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो इसने क्या कर दिया, जो प्रोवेंशनल शेयर है उसको इंक्रीज कर दिया गया। अब ये डिविजनल पूल के अंदर अगर हम देखें तो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास 47.5 है, और आई थिंक सो प्रोवेंशनल जो गवर्नमेंट है उसके पास 57.5% जो शेयर उनको मतलब हासिल था, और उससे कम मतलब नहीं किया जा सकता, या उससे शेयर बढ़ तो सकते हैं, प्रोवेंसेस का कम नहीं हो सकता। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो बना आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। अब इसके अंदर कुछ जुडिशियल एंड लीगल इश्यूज के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स को तो देख लिया कि कौन कौन से चेंजेस के अंदर, चेंजेस भी हमने देखी हैं इसके अंदर, अभी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जुडिशियल एंड लीगल इश्यूज के ऊपर हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 6 आया हाइट्रियन। अब आर्टिकल नंबर 6 क्या है, ये इट इज़ अ वेरी डेंजरस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द इट गिव्स द कैपिटल पनिशमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन who do who will do treason or some kind of suspension of constitution। अगर वो constitution को suspend करता है या उसको जो है इफेक्ट करता है, तो उस पर आर्टिकल नंबर 6 इम्प्लीमेंट होगा। गद्दारी का जो है उसके ऊपर जो है मुकदमा चलेगा, तो उसकी सज़ा क्या है, फांसी है, या उसको जो है सज़ाए मौत है। वॉज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अबॉलिशमेंट। इसका मकसद ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अबॉलिशमेंट से बचाया जाए। अब पहले ये हुआ करता था, एक ज़िया के दौर में देख लें, मुशर्रफ के दौर में, या बाकी जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं, वो इसको मुख्तलिफ नाम दे के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सस्पेंड कर देते थे या उनको एब्रोगेट कर देते थे। वो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे हेल्ड इन अबेंस, कि कुछ वक्त के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रोक दिया है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी कोई हरकत करेगा आने वाले दिनों में, तो उसके ऊपर आर्टिकल नंबर 6 इम्प्लीमेंट होगा, और उसकी सज़ा क्या है, फांसी है। और इसके अलावा जो है 17th अमेंडमेंट जो मुशर्रफ लेके आया था वो अबॉलिश कर दी गई। एलएफओ जो है एंड एलएफओ जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 270 इनवैलिडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंडोर्समेंट। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आफ्टर द 18th अमेंडमेंट बन गई। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, स्पेशल जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया गया फॉर द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सुपीरियर जजेस, कि अब जो है जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। एक कमीशन बनाया गया जो उसको पार्लियामेंट्री कमीशन कहते हैं, और एक स्पेशल जुडिशियल कमीशन भी बनाया गया। उनका काम क्या था कि वो जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी हो, और जो है वो एक मेरिट के ऊपर है, जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जा सके। अब इसके अलावा कुछ चेंजेस और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, इसको फर्दर जो इलाबोरेट करते हैं स्टेप को, ये पहले भी डिस्कस किया है, इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो है आर्टिकल नंबर 25A आया। अब 25A जो आर्टिकल नंबर 25 वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के ऊपर बात करता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 25A क्या कहता है कि आपने एजुकेशन देनी है अपने जो बच्चे हैं मुल्क के 5 to 16 ईयर्स, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो फ्री जो है उनको क्या करनी है, एजुकेशन देनी है। आर्टिकल नंबर 19 आया। इसका मकसद क्या था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर मेंशन किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो है हमें नज़र आती है। अब हम कुछ क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं कि इसके ऊपर लोग क्रिटिसिज्म क्या करते हैं, और कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। इसके ऊपर जो है मल्टीपल ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, तो हम उनको थोड़ा ब्रीफली उनके ऊपर बात करते हैं। तो कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि 18th अमेंडमेंट जो है ये एक सेटबैक है, मतलब इसका कोई फ़ायदा उस हद तक नहीं है जिस हद तक जो इसको प्रेजेंट किया जाता है। वो कहते हैं उसकी वो वजह ये बताते हैं कि कहते हैं कैपेसिटी नहीं है कि जो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी दे के या मतलब लोअर लेवल पे आप उनको एम्पावर करके उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मामलात को चला सकें, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। 18th अमेंडमेंट के आने के बाद जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, और इससे जो है बहुत से फ़वाइद हुए हैं। तो इसके अगर मेरे पास कोई अगर स्टांस लेने को आता है कि 18th अमेंडमेंट इज़ गुड और बैड, आई विल गो फॉर इट इज़ अ गुड अमेंडमेंट। तो इसकी वजह क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। इसके बहुत से मामला, इससे ये हुआ कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई। डेवोल्यूशन ऑफ पावर होने की वजह से जो सेंट्रल और प्रोविंसेस के दरमियान झगड़े थे वो मिनिमम हो गए। इसके अलावा इसमें और क्या हुआ कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स, लोकल गवर्नमेंट, इसके अलावा जो है
डिस्ट्रिक्ट जो है हेल्थ सेंटर्स वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी प्रोविंशियल कंट्रोल में आई और जो उनके मामलात थे वो बेहतर हो गए। इंस्टेड के सेंटर जो है सारे सूबों को कंट्रोल करता या चलाता, जो प्रोविंसेस थे वो उनको तमाम उनको बहुत जो है जो ऑन द मेरिट और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में जो है वो चलाने के मतलब वो मजाज थे, वो चला सकते थे और वो उनको बेहतर तरीके से उनको चला सकते थे। इसके अलावा टैक्स सर्विसेज देख लें, वो बेहतर होगी, कलेक्शन बेहतर होगी। अब इसमें एक एग्जांपल ये है कि अगर एक बंदा एक सेंटर में बैठा है और एक बंदा प्रोविंस में बैठा है तो अगर एक सेंटर जो है चारों सूबों को चला रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड हैक्टिक रूटीन और इज अ कम्बरसम थिंग। तो लेकिन अगर एक बंदा जो है प्रोविंस में आके या एक जो हुकूमत है प्रोविंशनल गवर्नमेंट है या उसके ऊपर आगे लोकल गवर्नमेंट बन जाती है तो ग्रास रूट लेवल पे काम होता है इंस्टेड के सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट स्टेप था टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में इसका अहम किरदार था। अब हम कुछ सजेशंस के ऊपर बात करते हैं कि हमें क्या इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने स्टेप्स तो ले लिए लेकिन इसका आगे हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो इस्टेब्लिश भी किया जाना चाहिए, उनको फंक्शनल भी किया जाना चाहिए। जब लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती हैं तो अल्टीमेटली जो लोकल या ग्रास रूट लेवल पे जो लीडरशिप है वो क्रिएट होती है। लोगों के मसाइल जो है उनके घरों तक जो है इर्द गिर्द कम्युनिटी लेवल पे सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है फिस्कल डेफिसिट कंडीशनैलिटी रिमेन अ चैलेंज शुड बी एड्रेस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और जो मेन मामलात हैं जो फॉर एग्जांपल डेट क्राइसिस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, उन तमाम मामलात को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की चीज़ें हैं वो डिवॉल्व कर देनी चाहिए मज़ीद। इसके अलावा जो है डिफरेंट प्रोविंसेस जो है एक मांग रहे हैं लाइक हज़ारा कम्युनिटी अपने लिए कहते हैं कि एक प्रोविंस होना चाहिए, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। साउदर्न पंजाब कहता है उनके पास होना चाहिए। इंटीरियर सिंध के लोग कहते हैं उनके पास होना चाहिए। कराची के लोग कहते हैं इनके पास होना चाहिए। श्योरली आपको प्रोविंसेस क्रिएट करने चाहिए लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी और लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज, रिलीजन या किसी बुनियाद पे जो है प्रोविंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करने चाहिए। इसकी एग्जांपल हमें 1905 के अंदर मिलती है जब बांग्लादेश को सेपरेट किया जाता है दो हिस्सों के अंदर 1905 के अंदर। उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बांग्लादेश का साइज़ बहुत बड़ा था। असम और बांग्लादेश को सेपरेट किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके और एक जो है एग्जेक्टिव लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर चलाया जा सके। अब भी हम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट शॉर्ट जो है मतलब एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ के अंदर जो है वो प्रोविंसेस क्रिएट कर सकते। देखिए पंजाब बहुत बड़ा एक सूबा है, उसको मल्टीपल प्रोविंसेस में क्रिएट करके उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। अब हज़ारा कम्युनिटी को फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोविंस बना देते हैं तो उससे उनका जो उनको फील आएगा कि दे आर नेशनल ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो उससे ये होगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उनको जो है मसाइल जो है उनका वो बेहतर हाल वो उनको नज़र आएगा और उनको जो ऐसा फील होगा कि दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, दे आर नॉट मार्जिनलाइज और दे आर नॉट किक्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम। मज़ीद अगर हम देखें तो प्रिवेंशनल लेवल पे सैनेट भी होना चाहिए। अब प्रिवेंशनल लेवल पे सैनेट क्यों होना चाहिए? सैनेट इसलिए होना चाहिए कि पैरिटी प्रिंसिपल, जो सैनेट है वो पैरिटी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। इसका मतलब होता है कि हर इलाके को बराबर बराबर जो है उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। प्रोविंसेस लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिप्रेजेंटेशन जाएगी तो हर जो एक ज़िला है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेगा प्रोविंसेस के अंदर, अपने मसाइल को जो है वहाँ पे उनके ऊपर डिस्कशन होगी, उनको बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है प्रोविंशियल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ वगैरह भी आप जो है लोकल लेवल पे जो है अपनी बेहतरी के लिए वहाँ पे ला सकते हैं ताकि मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, तो अगर वहाँ पे उनको वहाँ पे जो लोकल लेवल पे इस तरह के लॉज जो हैं वहाँ के कल्चर कस्टम को देखते हुए जो है वहाँ पे उनको लेजिस्लेशन की जाए ताकि उनके ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हों और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी मेंटेन हो। तो आज जो टॉपिक हमने कवर किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिलेशन टू फेडरलिज्म एंड रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल साइंस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान अफेयर्स, एंड इन मल्टीपल एग्जाम्स वी सी दिस क्वेश्चन रिपीट्स।
अब इसमें हमने बात क्या की, हमने देखा कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, अनफॉर्चुनेटली जो है वो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसकी वजूहात हमने देखी कि किस तरह से डिफरेंट डिक्टेटर्स आते हैं, वो आते हैं और उन मुख्तलिफ जो है लॉज को या मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक असम्बली को चलती चलती हुई हुकूमत को गिरा के रोंद के आगे चले जाते हैं, जिससे जो है डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद जो है जब 18th अमेंडमेंट आई तो काफ़ी हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक शेल्टर मिल गया और उसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हुई। उनमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ हुई वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। और इसके अलावा जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है तकरीबन 102 आर्टिकल चेंज किए गए। ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको कह सकते हैं। तकरीबन 36% जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज कर दिया गया। इसके अलावा जो है जुडिशियल लीगल इश्यूज जो है उनको एड्रेस किया गया और भी बहुत सी हमने जो है जो पॉइंट्स उसके ऊपर हमने बात की। इसके अलावा हमने फिर क्रिटिकल एनालिसिस देखा कि इसके लोग क्रिटिक क्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके सजेशन में फिर हमने बताया कि किस तरह से हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सुबह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से जो पावर है उसको डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट को बना के हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर फाइनली हमने अपने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेडरलिज्म अंडर द 18th अमेंडमेंट। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो।